नमस्कार साथियों, सर्वोत्तम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो इंडिया जीके के बारे में रहेगी। यह क्लास आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम जैसे इंडिया की बात करें तो एसएससी, इसके अलावा एसएससी जीडी, बैंक, रेलवे, तो इन सभी एग्जामों के लिए आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो उम्मीद रहेगी आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखो और ज्यादा से ज्यादा कुछ जानकारी इसके बारे में प्राप्त करो। तो आज के लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है कटक, अटक, दिल्ली और जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक। बात करते हैं, कटक शहर है उड़ीसा में है। तो देश में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक उड़ीसा में पड़ता है। तो चावल है ये हमारे देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल मानी जाती है। सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल ये चावल है और देश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। तो देश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो ये पंजाब में होता है। तो देश में सर्वाधिक जो खाद्यान्न फसल है वो चावल फसल मानी जाती है। चावल एक खरीफ का पौधा है, ये खरीफ की एक फसल मानी जाती है चावल। तो विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चीन में होता है और चावल उत्पादन में भारत का स्थान है वो दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान है वो भारत का है और भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में और प्रति हेक्टेयर की बात करें तो वो पंजाब में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक, उड़ीसा। और ये अटक पड़ता है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। दिल्ली है ये हमारे देश का केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो यहाँ पर चार फसलें आपके सामने दी गई है, जैसे चावल है, सरसों है, इसके अलावा गेहूं दिया हुआ है, इसके अलावा चना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, क्योंकि चावल के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। चावल एक खरीफ की फसल यहाँ पर मैंने बताई थी, तो ये चावल खरीफ की फसल हो जाएगी। बाकी इसके अलावा ये तीनों फसलें हो जाएगी रबी की फसल। तो सर्दियों के समय ये सरसों, गेहूं और चना ये फसलें हो जाती है जिसको हम रबी की फसल बोलते हैं। और ये चावल है ये खरीफ की फसल होती है। और देश में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो ये पंजाब में होता है। देश में सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल ये चावल ही मानी जाती है। इसके अलावा दूसरा स्थान जिस फसल का है जो भारत में सर्वाधिक खाई जाती है वो गेहूं है। दूसरा स्थान गेहूं का है। गेहूं भारत में सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश में। गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के जिस राज्य में होती है वो उत्तर प्रदेश है। गेहूं भी प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब में होता है। प्रति हेक्टेयर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है पंजाब राज्य में, यह प्रति हेक्टेयर में होता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं? तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हुगली, लोहित, कोसी और गोदावरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहित नदी। तो ये लोहित नदी की बात करते हैं, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ये विश्व के कुल 3 देशों में बहती है। इसमें चीन है, इसमें भारत है और इसमें बांग्लादेश है। बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना। बात करते हैं तिब्बत में, इस नदी का नाम है सांगपो। और इस नदी का वास्तविक नाम जो ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं इसे, तो इस नदी का ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है असम में। बाकी अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है दिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। बाकी बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। इस ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर और ये लोहित नदी इसी की एक सहायक नदी मानी जाती है। इस नदी को भारत की खूनी नदी कहा जाता है। खूनी नदी जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। हुगली नदी ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक धारा है
जो दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई है, तो इस धारा को हुगली नदी कहा जाता है। इसे पश्चिम बंगाल की विश्वासघाती नदी कहा जाता है, पश्चिम बंगाल की विश्वासघाती नदी, या बेवफाई ये नदी कहलाती है पश्चिम बंगाल की। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। इसी कोसी नदी ये गंगा की सहायक नदी है, जो बिहार में सर्वाधिक मार्ग बदलती है, इसलिए इसे भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी। तो ये भी कोसी नदी है। गोदावरी नदी, इसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा, या इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है ये, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी। तो यहाँ पर 4 नदी दी गई, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा खुंड नदी के नाम से कौन सी जान जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहित नदी। जल्दी बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है, तो ऑप्शन जैसे मंगल और बुध, शुक्र व मंगल, शुक्र व बृहस्पति, और बुध और शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी यहाँ पर शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। बात करते हैं शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसको भोर का तारा, और इसी सौंदर्य का देवता कहा जाता है, इसे सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता। यह सबसे गर्म ग्रह भी है, इस सौरमंडल का सबसे गर्म शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यहां पर मंगल की बात करते हैं, तो मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह। और शुक्र ग्रह जो इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को चमकीला और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर बात की गई पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में, तो यहाँ पर मध्यस्थता की बात की, तो यहाँ पर 2 मध्य की बात करें, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में हमारी जो पृथ्वी है वो स्थित है। सौरमंडल में किस ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है, तो यहाँ पर काले ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मंगल है, ये लाल ग्रह है। बुध है, ये सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह, सूर्य का सबसे नजदीक वाला ग्रह है, तो वो बुध है। शनि है, इसे काला ग्रह कहा जाता है, काला ग्रह। और वरुण है, इसे, ये सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह है, सब सर्वाधिक दूरी वाला ग्रह, तो वो वरुण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि को, शनि को काला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर सबसे छोटे अक्षांश कौन से हैं, यहाँ पर ग्लोब के सबसे छोटे अक्षांश के बारे में पूछा गया। पहली बात तो ग्लोब के बारे में बात करते हैं। ये ग्लोब है, तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव है। यहाँ पर सबसे बड़े अक्षांश की बात करें, तो यहाँ पर तो ये सबसे बड़ा अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य इस ग्लोब का सबसे बड़ा अक्षांश है, ये सबसे बड़ा है। वहीं बात की सबसे छोटे की बात करते हैं, तो सबसे छोटा अक्षांश यहाँ पाया जाता है, जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। और एक सबसे छोटा अक्षांश यहाँ पाया जाता है, जिसको हम 90 डिग्री यहाँ पर बोलते हैं। ये उत्तर में, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिण गोलार्ध हो गया, तो ये उत्तरी हो गया, 90 डिग्री उत्तरी, और 90 डिग्री इधर की बात करें तो 90 डिग्री दक्षिणी हो गया। तो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी इस ग्लोब पर सबसे छोटे अक्षांश माने गए। तो यहाँ पर ध्रुव की बात की गई, भूमध्य, मकर और कर्क, तो ये तो बड़े हो गए। भूमध्य सबसे बड़ा है, फिर 23.5 डिग्री पर ये स्थित है। और ध्रुवीय अक्षांश है वहां पर 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी, ये सबसे छोटे अक्षांश माने गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय।
तो ग्लोब पर सबसे छोटे अक्षांश की बात की गई तो यहाँ पर सबसे छोटे अक्षांश हो जाएंगे ध्रुवीय अक्षांश, जो 90 डिग्री उत्तरी वाला सबसे छोटा है और जो 90 डिग्री दक्षिण वाला सबसे छोटा है। सबसे बड़े की बात करें तो भूमध्य रेखा है, मकर रेखा ये 23.5 डिग्री, सॉरी कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है। कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, या इसे 23.5 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, जिसको उत्तरी बोलते हैं। और 23.5 डिग्री नीचे इसके दक्षिण में एक रेखा गुजरती है, जिसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं, जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से गुजरती है। तो इस ग्लोब पर सबसे छोटा अक्षांश हो जाएगा ध्रुवीय अक्षांश, ये ध्रुवीय अक्षांश सबसे छोटा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है। पहली बात, अक्षांशों के बीच की दूरी पूछी गई है। ये अक्षांश रेखा है भूमध्य, ये दूसरी अक्षांश रेखा है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर पूछी गई है। तो इनके बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। तो प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वो हर जगह पर 111 किलोमीटर होती है, इसीलिए यहाँ पर अक्षांशों के बीच की दूरी हो जाएगी 111 किलोमीटर। इस ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या है इस प्रकार से, ये अक्षांश है और इनके बीच में जो कुल दूरी है हर दो अक्षांशों के बीच की दूरी वो 111 किलोमीटर है। और इनके बीच की दूरी है उसको कहा जाता है जोन। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। तो ये अक्षांश रेखा किसी भी देश की जलवायु का निर्धारण करती है, जलवायु का निर्धारण। तो जलवायु निर्धारण करने का काम अक्षांश रेखा करती है, इसलिए इसको जोन कहा जाता है। जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला भाग है तो दक्षिण गोलार्ध है। इसमें अलग अलग जोनों में इसको बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, दूरी को जोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मीठे पानी की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, जैसे उलर है, उसके बाद में चिल्का है, उसके बाद में चोलामू है और उसके बाद में सांबर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ऊंची पूछी गई तो चोलामू झील है। ये भारत के सिक्किम राज्य में पड़ती है, सिक्किम राज्य में, जो देश की सबसे ऊंचाई वाली झील मानी जाती है। वुलर झील है, ये देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वो वुलर है, जो जम्मू कश्मीर एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहां पड़ती है। चिल्का झील है, ये देश की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी। चोलामू है, ये सिक्किम में पड़ती है, ऊंचाई वाली झील है। सांबर है, ये देश की आंतरिक भाग में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये सांबर है, ये देश की आंतरिक भाग में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील है, ये देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या चिल्का झील सभी झीलों में सबसे बड़ी झील भी मानी जाती है देश की। उल्लर झील है, ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर बांध पूछा गया है और साथ में नदियां दी गई है। तो इनमें से कौन, ये टिहरी बांध, इनमें से नदी कौन सी जहां पर ये स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी। इसको समझते हैं, टिहरी बांध है, ये भागीरथी नदी में बना है, ये उत्तराखंड में बना हुआ है, उत्तराखंड में, जिसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर ऊंचा है। ये महानदी है, इस पर बना हुआ है, उड़ीसा में एक बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध। सतलज है, इस पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, भाखड़ा नागल बांध। और भागीरथी नदी, इस पर टिहरी बांध बना हुआ है और ये उत्तराखंड में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध है, ये हिमाचल और पंजाब
दोनों की सीमाओं पर स्थित है, इसलिए भाखड़ा नागलवाल हिमाचल और पंजाब में स्थित ये यहाँ पड़ता है। गंगा नदी है, इस पर फरक्का बांध बना हुआ है, फरक्का बांध, फरक्का बांध। और ये फरक्का बांध है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित बांध रहा है। बांग्लादेश में भारत, इन दो देशों के मध्य विवादित बांध कई बार पूछा जाए तो यहाँ पर फरक्का बांध हो जाएगा, जो गंगा नदी पर पड़ता है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है, महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है, सतलज नदी पर जो बांध बना है वो भाखड़ा नागल बांध बना है, हिमाचल और पंजाब का संयुक्त बांध है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, दो देशांतरों के बीच की दूरी, ऑप्शन ए एक समान रहती है, दूरों पर सबसे ज्यादा रहती है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक रहती है, या दूर पर इसकी जो लंबाई या दूरी होती है किलोमीटर में वो 111.325 बताई गई। तो यहाँ पर इन सभी चारों ऑप्शनों में इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो देशों के बीच की दूरी होती है ना वो दूरों पर, ऑप्शन ए एक समान रहती है, दूरों पर सबसे ज्यादा रहती है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक रहती है। तो भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी है, कुल दूरी की बात करें तो यहाँ पर इसकी दूरी रहती है 111.325 किलोमीटर, ये भूमध्य रेखा पर रहती है, ये दूरों पर नहीं रहती है। दूरों पर इन दो देशों के बीच की दूरी होती है जीरो, जीरो हो जाती है, क्योंकि सभी देशांतर है वो दूरों पर मिल जाते हैं। एक समान कहीं पर भी एक समान नहीं रहती है, केवल भूमध्य रेखा पर रहती है, वो दूरी रहती है 111.325। तो भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी रहती है 111.325 किलोमीटर। तो भूमध्य दूर यहाँ पर देशांतर के बीच की दूरी कभी भी एक समान नहीं रहती है, दूरों पर एक समान रहती है, और वो रहती है 111.325। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक रहती है इनकी दूरी, और वो हमेशा 111.325 किलोमीटर रहती है। और यहाँ पर दो देशों के बीच की दूरी कहा जाता है गोरे, और अक्षांश के बीच की दूरी को मैंने बताया था जोन कहा जाता है। अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, और यहाँ पर देशांतर के बीच की दूरी केवल भूमध्य रेखा पर होती है, वो रहती है 111.325। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर देशांतर के बीच की सर्वाधिक दूरी रहती है, वो रहती है 111.325। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की घूमने की दिशा है, यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन पूछा गया है। यहाँ पर पृथ्वी घूमती किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसको बोलते हैं घूर्णन, और इसी गति को बोलते हैं परिभ्रमण, और इसी को बोलते हैं दैनिक गति। तो पृथ्वी परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक गति एक चक्कर पूरा करने में जो कुल समय लेती है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। जो पृथ्वी घूमने की जो दिशा है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इससे दिन रात बनते हैं, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन जैसे 22 मई दिया, 22 अप्रैल दिया हुआ है, 22 जून दिया हुआ है, 22 अगस्त दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 22 अप्रैल। तो पृथ्वी है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो हमेशा 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रति वर्ष। तो पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी को सौरमंडल में नीला ग्रह कहा जाता है, सौरमंडल में पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी। ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पर अध्ययन पूछा गया है, कई बार पूछते हैं पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहा था जियोलॉजी। तो पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी है सौरमंडल में आकार के हिसाब से 5वां बड़ा ग्रह है, 5वां बड़ा ग्रह है आकार के हिसाब से, और सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह पड़ता है।
ये तीसरा दूरी के हिसाब से, सूर्य की दूरी के हिसाब से, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो कुल दूरी है वो यहाँ पर 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी है दोनों के बीच में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का अध्ययन है वो जियोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह पड़ता है। पृथ्वी इस सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पानी की उपलब्धता का नीला ग्रह कहा जाता है इसको, पानी की उपलब्धता। तो अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में पूछा गया, जो भारत के किन राज्यों से गुजरती है, इनमें से नहीं गुजरने वाला राज्य दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 राज्य वे हैं जहां से गुजरती है, और एक राज्य वो है जहां से रेखा ये नहीं गुजरती है। तो पहली बात कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं। ये कर्क रेखा एक ग्लोब पे भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा। और इस गोलार्ध के बीचों बीच और गुजरती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश है, उसी का नाम भूमध्य रेखा है, या इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा। और 23.5 डिग्री जो इसके दक्षिण से होकर गुजरती है उसका नाम मकर रेखा है, यह मकर रेखा है, या इसी को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश बोलते हैं। तो ये ऊपर वाली जो रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। इस अंतराल में भारत के कुल 8 राज्य इसमें इस रेखा पर स्थित है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और एक है मिजोरम। तो इस प्रकार भारत के कुल 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए भारत के 8 राज्य इस रेखा पर स्थित है। इनमें से राजस्थान इसमें है, त्रिपुरा इसमें है, आंध्र प्रदेश इसमें नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। नीचे वाला जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है 22 दिसंबर को। तो कल 22 दिसंबर था, यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ी है। यहाँ पर 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो किस से भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी कब पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 23 सितंबर और 21 मार्च को। ये 2 तारीखें वो तारीख है जहां पर सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ेगी। तो कर्क रेखा पर सूर्य किरणें पड़ेगी हमेशा 21 जून को। तो कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है 21 जून को पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर नदियों के आधार पर यहाँ पर हिमालय की श्रेणियां हैं, उसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो पहले हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन समझते हैं। तो ये हिमालय की रेंज है, इसको हम प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया। तो इसका विभाजन किया गया वो नदियों के आधार पर किया गया है। जैसे यहां से लेकर यहां तक 2 नदियां हैं, इधर सिंधु नदी है, इधर सतलज नदी है। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आ सकता है, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में? जैसे यहाँ पर पूछा गया कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है, उसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय किन 2 नदियों के बीच में? सिंधु और सतलज के बीच में हो जाएगा। सतलज से लेकर काली नदी के बीच में जो हिमालय है,
जो हिमालय की रेंज है, जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, वो हिमालय पड़ता है यहाँ पर कुमायूं हिमालय। तो दूसरा हिमालय है कुमायूं या कुमाऊं। ये हिमालय पड़ता है सतलज लेकर काली नदी के बीच तक, सतलज से काली के बीच में। और इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। तीसरे हिमालय की बात करते हैं, काली से लेकर तीस्ता नदी के बीच का हिमालय है, काली से तीस्ता नदी। और ये तीस्ता नदी है जो गंगा, इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये काली नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ये सतलज है, ये चिनाब की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो काली और तीस्ता के बीच का हिमालय, उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। इसकी जो लंबाई है, दोनों के बीच में, नदियों के बीच में जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर। और लास्ट वाला जो हिमालय पड़ता है तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच का हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है वो हिमालय पड़ता है असम हिमालय। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और चौथा हिमालय हो गया असम हिमालय या असम हिमालय। और इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। तो यहाँ पर प्रादेशिक विभाजन के आधार की बात करें तो सबसे बड़ा हिमालय हो गया यहाँ पर नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। हिमालय की टोटल जो यहाँ पर लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। तो यहाँ पर हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कुमायूं हिमालय को यहाँ पर नदियां पूछी गई, कौन सी नदियों के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर कुमायूं हिमालय ये रहा, सतलज लेकर काली के बीच में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज से और या सतलज काली की, सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसी को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां स्थित है? बात करते हैं इसमें। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसमें इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ग्रेट निकोबार हो जाएगा। इसी ग्रेट निकोबार पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पड़ता है, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है और ये निकोबार में पड़ता है। और निकोबार में भी ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ये ग्रेट निकोबार। इसी के अन्य नाम भी है, जैसे पार्सन पॉइंट है, पार्सन पॉइंट। इसी को हम लिहिचिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, लिहिचिंग पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। तो ये पिगमिलियन पॉइंट, लिहिचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ये भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदुओं में से एक है। ये सबसे दक्षिणी बिंदु यही है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट यहाँ पर सबसे अंतिम बिंदु है भारत का। कन्याकुमारी ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु। और ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे कन्याकुमारी पड़ता है। लक्षद्वीप है, ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमाओं पर स्थित है? तो भारत के कितने राज्य यहाँ पर राज्य दिए गए, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इन्हीं में से वह संख्या जो राज्य यहाँ पर जलीय और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जैसे एक तो पश्चिम बंगाल है, एक गुजरात, ये भारत के वे 2 राज्य हैं जो जलीय भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा बनाते हैं। जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाने वाले भारत के राज्य हैं। तो संख्या 2 है और वो 2 राज्य हो जाएंगे, एक तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा गुजरात। गुजरात है ये सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है, सर्वाधिक जलीय सीमा। और पश्चिम बंगाल है वो सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाता है।
सर्वाधिक स्थलीय सीमा, या स्थलीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय या सर्वाधिक स्थलीय सीमा पूछे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा 2। तो 2 राज्य है जो जलीय भी बनाते हैं और स्थलीय बनाते हैं। तो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य पूछे तो गुजरात है, और सबसे अंतरराष्ट्रीय सीमा ज्यादा बनाने वाला राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल है। ये ज्यादा बांग्लादेश के साथ ज्यादा बनाता है और ये गुजरात है वो अरब सागर के पास जलीय सीमा ज्यादा बनाता है। अरब सागर के साथ ज्यादा सीमा बना रहा है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जलीय सीमा बना राज्य पूछा तो गुजरात है, सबसे कम वाला पूछे तो गोवा। यहाँ पर सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य पूछे तो हो जाएगा नागालैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो यहाँ पर 4 राज्य दिए गए, जैसे मिजोरम है इसकी लगती है, मेघालय है इसकी भी लगती है, त्रिपुरा है इसकी भी बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। इसके अलावा मणिपुर यहाँ पर जो राज्य दिया इसकी सीमा यहाँ से नहीं लगती है। मणिपुर की जो सीमा लगती है वो म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार। बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाते हैं वो कुल भारत के 5 राज्य हैं, और 5 राज्यों में 3 तो ये रहे और 2 राज्य, एक तो असम हो गया और एक हो गया पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये भारत के कुल वे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन मणिपुर राज्य है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ ही नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्थित है? तो यहाँ पर एक राज्य दिए गए जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो चलो इसको देखते हैं। पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, नागालैंड दिया हुआ है, असम दिया गया है और त्रिपुरा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इस श्रेणी में आने वाले भारत के जो कुल राज्य है वो 3 राज्य हैं। 3 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अलावा जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य, ये भी 3 के साथ बनाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ये भी भारत के कुल वह राज्य जो 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, ये किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? तो ये बांग्लादेश के साथ बनाता है, बांग्लादेश, ये भूटान के साथ बनाता है और ये नेपाल के साथ बनाता है। बात करते हैं सिक्किम किन 3 देशों के साथ बनाता है? तो नेपाल के साथ बनाता है, भूटान के साथ बनाता है, चीन के साथ बनाता है। अरुणाचल प्रदेश है ये चीन के साथ बनाता है, म्यांमार के साथ बनाता है और भूटान के साथ बनाता है। तो इस प्रकार भारत के कुल 3 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भारत के वे 3 राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ पर पूछा गया। पहली बात तो वयस्क मतदाता की जो आयु होती है वो हमारे देश में कितनी मानी गई है? वो 18 वर्ष मानी गई है। तो कोई भी 18 वर्ष का नागरिक है वो वयस्क मतदाता की सूची में आता है। वयस्क मतदाता, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वयस्क मतदाता की आयु होती है, तो वो है 18 वर्ष। 1989 से पहले हमारे देश में वयस्क मतदाता की आयु हुआ करती थी, वो 21 वर्ष हुआ करती थी। 1989 में 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन ये किया गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत
इस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री है और इन्हीं के कार्यकाल को कहता है पंचायती राज का स्वर्ण काल। पंचायती राज का स्वर्ण काल। वैसे हमारे देश में पंचायती राज की जो शुरुआत हुई राजस्थान से हुई थी और राजस्थान में नागौर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज ये सबसे शुरुआत राजस्थान से हुई थी, नागौर के बगदरी गांव से हुई थी और ये वह समय जहां से देश में पंचायत राज शुरुआत होती है। तो राजीव गांधी के समय 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में। इसी के तहत वयस्क मतदाता की आयु वो 21 वर्ष है, इससे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आज कोई भी 18 वर्ष का नागरिक होता है जो चुनाव में भाग लेता है वो वयस्क मतदाता होता है। तो 18 वर्ष का नागरिक वयस्क मतदाता कहलाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात की गई है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। 25 जनवरी का विशेष महत्व यह है कि इस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय चुनाव आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950 को यहां पर राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है वो राजीव कुमार है। राजीव कुमार राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त वो राजीव कुमार जी है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। इनके साथ में 2 अन्य सदस्य भी हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय चुनाव आयोग स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा आंतरिक राज्य कौन सा है? पहली बात तो हमारे देश में जो राज्यों की संख्या वो 28 है। इनमें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, स्थलीय सीमा पर वो 16 राज्य है। इसके अलावा जलीय सीमा पर वो 9 राज्य हैं। इसके अलावा 2 राज्य वे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बना रहे हैं। तो इस प्रकार 2 राज्य जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बना रहे हैं, वो मैंने बता दिया पिछले वाले क्वेश्चन में। पश्चिम बंगाल और गुजरात भारत के वे राज्य जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर 16 राज्य हैं वो स्थलीय सीमा पर स्थित है, 9 राज्य हैं वो जलीय सीमा पर स्थित है। इस प्रकार कुल राज्य जो सीमा पर स्थित है वो 23 राज्य हो गए, क्योंकि वैसे 16 + 9 वो तो 25 हो जाते हैं, लेकिन 2 माइनस करने पड़ेंगे जो पश्चिम बंगाल और गुजरात है। ये 2 राज्य हैं वो जलीय और स्थलीय दोनों बना रहे हैं। तो ये 23 राज्य हैं जो हमारे देश में सीमा पर स्थित है। बाकी बच गई 5 राज्य हैं। तो इस प्रकार कुल 5 राज्य हैं जो भारत के आंतरिक राज्य हैं। अब आंतरिक राज्य कौन कौन से हैं उस पर बात करेंगे। तो जैसे हरियाणा है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा झारखंड है, मध्य प्रदेश है और तेलंगाना। तो ये भारत के वे राज्य हैं जो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ इनकी सीमा लगती है। तो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ये भारत के 5 राज्य जो आंतरिक राज्य कहलाते हैं। आंतरिक राज्य। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है, इनमें से सबसे बड़ा राज्य। तो इनमें से सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला हो जाएगा मध्य प्रदेश। राजस्थान है ये आंतरिक राज्य है ही नहीं, उत्तर प्रदेश ये भी नहीं है, गोवा ये भी नहीं है। ये जलीय सीमा बनाने वाला सबसे छोटा राज्य है, जलीय सीमा बनाने वाला सबसे छोटा राज्य। उत्तर प्रदेश है, ये भारत का वह राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक राज्यों के साथ। तो भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बना रहा है तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो केवल एकमात्र राज्य जो 8 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश है।
राजस्थान है, इसकी सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न जो पुरस्कार है वो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसकी शुरुआत होती 2 जनवरी 1954 को, और इस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये देश में हमारे देश के एकमात्र इकलौते राष्ट्रपति है जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों है। निर्वाचित मनोनीत ये एकमात्र है जो निर्वाचित भी है मनोनीत भी है। तो सबसे पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के हैं। ये जब भारत रत्न की शुरुआत हुई उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पहली महिला कौन थी ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली? तो यहाँ पर 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो ये देश की पहली महिला बन गई थी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाले देश की पहली महिला है। इसके अलावा ये पहली महिला प्रधानमंत्री भी है, और इन्हीं के समय देश में सर्वाधिक बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल, सर्वाधिक बार राष्ट्रीय आपातकाल। तो इनके समय कुल 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। हमारे देश में कुल 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इनके समय, और वैसे कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग हो चुका है हमारे देश में। पहला हुआ था 1962 में, दूसरा हुआ था 1971 में, और तीसरा हुआ था 1975 में। तो इन 2 कार्यकाल के समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही है, इसलिए इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। इसके अलावा इंदिरा गांधी है वो पहली महिला जो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है इंदिरा गांधी। मदर टेरेसा इनको मिला था 1980 में। लता मंगेशकर इनको 2001 में दिया गया था। इसके अलावा एम एस सुब्बुलक्ष्मी इनको दिया गया था 1998-99 में। तो यहाँ पर एम सुब्बुलक्ष्मी वह महिला है संगीत क्षेत्र में सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, वो यही है। संगीत क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है। यहां पर अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन दिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तर प्रदेश। बात करते हैं हिमालय रेंज। हिमालय विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है और सबसे ऊंची पर्वतमाला है। तो ये विश्व में सबसे नवीन भी यही है, विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला भी हिमालय है। इसकी जो अधिकतम ऊंचाई वो 8,848 मीटर है, या कई किताबों में 8,850 भी दिया हुआ है, वो भी ठीक है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये विश्व की सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे नवीन है ये हिमालय पर्वतमाला है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 8,848 मीटर है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ती है, ये विश्व का सबसे ऊंचाई वाला भाग है। तो माउंट एवरेस्ट चोटी वाला जो ऊंचाई वाला भाग है, ये विश्व का भी सबसे ऊंचा वाला भाग है। सबसे ऊंचा स्थान, इस धरती का सबसे ऊंचा स्थान है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये नेपाल में पड़ती है। चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल की भी सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। इस धरती का सबसे ऊंचा वाला स्थान ये माउंट एवरेस्ट है। निचला स्थान की बात करें, गहरा वाला स्थान, तो सबसे गहरे वाले स्थान की बात करें इस धरती की, तो वो हो जाएगा मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर का भाग है। प्रशांत महासागर मतलब धरती का सबसे निचला वाला भाग यही है मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है।
ये 11,033 मीटर गहरा है। ये मेरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऊंचाई वाला भाग ये रहा माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और निचला वाला भाग है गहराई वाला भाग वो मेरियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में पड़ता है, और ये 11,033 मीटर गहरा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हिमालय भारत के कुल 11 राज्यों में स्थित है, 11 राज्य। इन 11 राज्यों में जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और बाकी 7 सिस्टर आ जाएगी। 7 सिस्टर, 7 सिस्टर का मतलब 7 पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें असम है, जिसमें मेघालय है, जिसमें त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुल 7 राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार 7, 8, 9, 10, 11, तो इन 11 राज्यों में हिमालय का विस्तार है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश इसमें नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर 4 दक्षिण भारत की पर्वत चोटियां दी गई है। ये सभी दक्षिण भारत में पड़ती है, प्रायद्वीप भारत की चोटियां है। तो जैसे महेंद्रगिरी, अमरकंटक, दोदा बेटा, अनाईमुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनाईमुड़ी हो जाएगा। अनाईमुड़ी जो चोटी है ये केरल में पड़ती है। तो ये केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है वो है 2695 मीटर। दोदा बेटा है ये तमिलनाडु में पड़ती है, तमिलनाडु। तो दोदा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश में पड़ती है, और महेंद्रगिरी है ये उड़ीसा में पड़ती है। तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी वैसे धूपगढ़ है, लेकिन अमरकंटक ये भी मध्य प्रदेश में पड़ती है, इसलिए अमरकंटक मध्य प्रदेश की चोटी है। दोदा बेटा है वो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी है। अनाईमुड़ी है ये केरल में पड़ती है, और इसकी ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। तो ये अनाईमुड़ी ये पश्चिम घाट का एक भाग है, पश्चिम घाट का। तो पश्चिम घाट हिमालय की तरह कर्क रेखा के नीचे एक पर्वतमाला पड़ती है जो समुद्र के तटीय प्रदेशों के साथ सटी हुई है। तो ये भारत के कुल मुख्य रूप से 5 राज्यों में पड़ती है, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, और तमिलनाडु कुछ भाग इसमें शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 राज्यों में पड़ती है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी वो भी ये हो जाएगी। ये पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है। पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी पश्चिम घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऊंची चोटी पूछी गई तो ऊंची ये अनाईमुड़ी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो यहाँ पर वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान की आज की बात करें तो यहाँ पर बात में सीएजी, यहाँ पर सीएजी कौन है वर्तमान में ये पूछा गया है। सीएजी पूर्व में क्रॉम्पटलर, क्रॉम्पटलर ऑडिटर, कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सीएजी है, वर्तमान में सीएजी यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति वर्तमान में हमारे देश के सीएजी है या नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा संजय मूर्ति है, ये सीएजी है।
संजय मल्होत्रा है, ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। संजीव खन्ना, ये वर्तमान में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश पूछे तो यहां पर संजीव खन्ना हो जाएगा, और ये क्रम से 51वें है। संजय मूर्ति वर्तमान में सीएजी है। राजीव कुमार, ये वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो यहां पर केंद्रीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक यहां पर पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता स्थल के बारे में पूछा गया। हड़प्पा जिस नदी के किनारे खोजा गया था तो उस नदी का नाम है रावी नदी। तो ये हड़प्पा नगर है जो सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है। ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है जिसकी खोज 1921 में हुई थी, और खोज की थी दयाराम साहनी ने। और सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खोज की थी। सर जॉन मार्शल, ये उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। पुरातत्व विभाग, इनके महानिदेशक थे उस समय सर जॉन मार्शल थे। उन्हीं की निर्देशन में यहाँ पर दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान में रावी नदी किनारे पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा रावी नदी। सिंधु नदी किनारे जो स्थल था वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो, यहाँ पर मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो जिस नदी के किनारे स्थित था वो सिंधु नदी है। सतलज नदी किनारे पर भारत में रोपड़ स्थित था। रोपड़, ये आजादी के बाद खोजा गया भारत का पहला स्थल है रोपड़। 1950 में इसकी खोज हुई थी। आजाद भारत का खोजा गया पहला सिंधु सभ्यता स्थल वो रोपड़ है जो सतलज नदी किनारे पड़ता है। हिंडन नदी ये उत्तर प्रदेश में बहती है। इस नदी किनारे जो सभ्यता स्थल है सिंधु सभ्यता का वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, तो ये सिंधु सभ्यता स्थल है। एक तरफ नदियां दी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे पड़ता है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिम घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें कुछ पहाड़ियां दी गई है। यहाँ पर ये पूछा गया कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली ये प्रायद्वीपीय भारत है। इसके एक तरफ है वो पश्चिम घाट रेंज है जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं। एक तरफ जो रेंज है जो कटी फटी है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट है। ये कर्नाटक के नीचे वाला भारत है। इसकी एक तरफ बंगाली खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है। तो ये पश्चिम घाट है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो पर्वतमाला है उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इसी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी के नाम पर दोदा बेटा है। दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, और ये चोटी पड़ती है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर जो नीलगिरी पर्वतमाला है वो पश्चिम घाट को पूर्वी घाट से मिलाने का काम करती है। तो एक तरीके से पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है तो वो नीलगिरी की पहाड़ी हो जाएगी। तो इसी की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई दोदा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसके अलावा नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। इसके अलावा पश्चिम घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो यही दोदा बेटा हो जाएगी जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी भी यही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यहाँ पर भारत की देश की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। तो ऑप्शन जैसे कंचनजंगा, जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे नंदा देवी, जैसे केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पर पहली बात चोटी के बारे में देखते हैं। कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ती है। ये सभी हिमालय रेंज की चोटियां है। ये हिमालय रेंज में पड़ती है, हिमालय श्रेणी में।
माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में पड़ती है। नंदा देवी है, ये भारत के उत्तराखंड में पड़ती है। और केटू गौडविन है, ये लद्दाख, और लद्दाख में भी पीओके वाले भाग में पड़ती है। केटू ये काराकोरम श्रेणी में पड़ती है, काराकोरम। और काराकोरम श्रेणी वो नवीन हिमालय का भाग नहीं होकर यह ट्रांस हिमालय का भाग है। तो क्वेश्चन आ सकता है ट्रांस हिमालय का प्राचीन भाग है, प्राचीनतम भाग जो हिमालय से पहले से वहां पर मौजूद था लद्दाख में, तो ट्रांस हिमालय का भाग है। इसी के एक रेंज है काराकोरम, इसी के ऊपर एक चोटी है केटू। तो ये देश की सबसे ऊंची चोटी है, देश की सबसे ऊंची चोटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो लद्दाख में पड़ती है, जो काराकोरम श्रेणी में पड़ती है, और जो ट्रांस हिमालय में पड़ रही है। ये देश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व में इसका स्थान सेकंड है ऊंचाई में। ये भारत में पड़ती है, भारत के लद्दाख वाले पीओके वाले भाग में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा केटू गॉडविन ऑस्टिन। नंदा देवी उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई है 7856 मीटर। माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में पड़ती है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की हो जाएगी। तो विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। दूसरी बात करें तो ये केटू गॉडविन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8848 मीटर इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ती है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तो हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो यहाँ पर केटू गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। और नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 7856 मीटर है। ये तीन चोटियां जो हिमालय रेंज में पड़ रही है नवीन हिमालय में, और केटू गॉडविन है वो प्राचीन हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा पर स्थित है? तो यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर वे राज्य पूछे गए जो किसी न किसी देश के साथ लगे हुए हैं, जिनकी सीमाएं यहाँ पर किसी न किसी देश की भूमि के साथ लगी हुई है। तो यहाँ पर राज्य पूछे गए, सॉरी, तो राज्य कितने राज्य जो देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 राज्य। तो भारत के कुल 16 राज्य जो स्थलीय सीमा बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये 16 राज्य कुल 7 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, 7 देश। और 7 देश कौन कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कुल सीमा साझा करता है 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ भारत जो सीमा साझा करता है वो सबसे कम भी है, 106 किलोमीटर है। चीन है, चीन के साथ जो भारत सीमा साझा करता है वो उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। नेपाल है, नेपाल के साथ भारत कुल सीमा साझा करता है 1751 किलोमीटर। भूटान है, भूटान के साथ भारत सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर। और म्यांमार है, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। तो एक राज्य और एक देश और बच गया, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के साथ कुल सीमा साझा करता है 4096 या 4097 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो सर्वाधिक में हो जाएगा बांग्लादेश और सबसे कम में हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भारत के साथ कुल सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर और बांग्लादेश भारत के साथ कुल सीमा साझा करता है 4096 या 4097 किलोमीटर। इस प्रकार इन देशों के साथ जो राज्य सीमा बना रहे वो संख्या 16
16 राज्य। तो अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है या कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाने वाला है, पहली बात तो राज्य दिए गए, तो निश्चित स्थान यहाँ पर नहीं दिया गया, तो यहाँ पर केवल राज्य दिए गए। तो इसमें जो श्रीहरिकोटा द्वीप है जो पुलिकट झील में स्थित है, पुलिकट झील, और इसी झील में ये श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जो इसरो के अधीन काम करता है, इसरो। और इसरो है ये भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, एक अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में पड़ता है, बेंगलुरु, और बेंगलुरु है वो कर्नाटक की राजधानी है। तो इसरो है वो किस झील में स्थित है? तो वो पुलिकट हो जाएगी। और कौन से द्वीप पर पड़ता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप। इसरो का जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो श्रीहरिकोटा द्वीप जो पुलिकट झील है इसके मध्य में स्थित है, और इसी द्वीप पर ये अंतरिक्ष धवन केंद्र स्थित है जो इसरो के अधीन काम करता है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसरो के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वह एस सोमनाथ, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। तो हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है उसी का नाम इसरो है। इसकी पूर्ण फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की पूर्ण फॉर्म है। इसरो का जो मुख्यालय वो बेंगलुरु में पड़ता है। इसरो का जो एक मुख्य अन्य केंद्र है वो सतीश धवन केंद्र पड़ता है जो श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है, और पुलिकट झील के मध्य में ये द्वीप स्थित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा पुलिकट झील है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की एक लेगुन झील है जिसका नाम पुलिकट झील है, इसी के मध्य में श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ता है। और यहाँ पर इसरो द्वारा संचालित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमारे देश में अंतरिक्ष यान है वो यहाँ से इनका प्रक्षेपण किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर मेघना है, ये बांग्लादेश में गंगा नदी का अंतिम भाग, इसको मेघना कहेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा मेघना, पद्मा, जमुना या भागीरथी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला हो जाएगा पद्मा। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। भागीरथी, यहाँ पर गंगा नदी उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जानी गई है, उद्गम स्थल पर गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है। मेघना है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा, या गंगा व मेघना या गंगा व ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वही बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी गई है। तो अंत में मेघना के नाम से ये दोनों नदियां बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरी हुई भूमि से संबंधित है? तो यहाँ पर एक भूखंड दिया गया, 4 भूखंड है, जैसे प्रायद्वीप है, खाड़ी है, ये जलडमरू मध्य है और द्वीप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप वह भाग होता है तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यहाँ पर बात करें तो अरब का प्रायद्वीप है। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप। इसमें 3 देश शामिल है, 3 देश। और 3 देश कौन कौन से उसकी बात करते हैं, जैसे एक तो सऊदी अरब है, दूसरा यमन है, तीसरा है ओमान। ये 3 देश मिलकर अरब का प्रायद्वीप बनाते हैं जो एशिया महाद्वीप में है। तो ये एशिया का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो गया।
और विश्व का भी सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब का प्रायद्वीप है, जिसमें 3 देश आते हैं। इसमें सऊदी अरब है, यमन है और ओमान है। भारत का जो प्रायद्वीप है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, दूसरा वो भारत का है। तो सेकंड स्थान पर जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो भारत का प्रायद्वीप पड़ता है। तो प्रायद्वीप जिसके 3 तरफ पानी हो तो वह भूमि का वह भाग जो 3 तरफ पानी से घिरा वो प्रायद्वीप कहलाता है। वह भूमि का भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा वो द्वीप कहलाता है। खाड़ी वह जलीय भाग जो 3 तरफ स्थल से घिरा हुआ हो तो वो खाड़ी कहलाती है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें तो मेक्सिको खाड़ी पड़ती है, मेक्सिको, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, सॉरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, उत्तरी अमेरिका इस महाद्वीप में पड़ती है मेक्सिको खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो यहाँ पर 3 तरफ पानी से घिरा हुआ स्थान पूछा गया तो यहाँ पर प्रायद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? वही बात आ गई वापस, मैंने बता दिया इसके बारे में। अरब का प्रायद्वीप है जहां पर 3 देश है, सऊदी अरब है, इसके अलावा यमन है, इसके अलावा ओमान है। ये 3 देश मिलकर बड़ा प्रायद्वीप बनाते हैं, वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप। भारत का जो प्रायद्वीप है वो सेकंड दूसरे स्थान पर आ रहा है। दोनों प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 23 अगस्त, 23 सितंबर, 23 अक्टूबर और 23 नवंबर। यहाँ पर अंतरिक्ष दिवस है हमारे देश में जो पहली बार मनाया गया है, इसकी घोषणा हुई थी 2023 में, 2023 में घोषणा की गई थी और सबसे पहली बार मनाया गया था 2024 में और अगस्त के महीने मनाया गया था और अगस्त में महीने में वो तारीख थी 23 अगस्त वाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। इस दिन हमारे देश में चंद्रयान 3 तो 23 अगस्त 2023 को विश्व में एक बड़ी घटना हमारे देश के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी सफलता यहाँ पर प्राप्त की गई थी। हमारे इसरो की सबसे बड़ी सफलता थी और हमने चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को लॉन्च किया था, 14 जुलाई 2023 को। और ये क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो इसरो हरिकोटा में, हरिकोटा, तो यहाँ पर इसरो के अधीन मैंने बताया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से इसरो की ये सबसे बड़ी सफलता थी। 14 जुलाई को हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और 23 अगस्त को ये यान था, अंतरिक्ष जो चंद्रयान था, ये चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कर गया था, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे। तो ये विश्व में हमारे देश की बड़ी सफलता थी। विश्व में पहला देश जिसने अपना चंद्रयान या यान, कोई भी यान पूछे तो दक्षिण ध्रुव पे उतारा तो भारत का पहला ये रिकॉर्ड है अपने आप में। दक्षिण ध्रुव पे अपना यान भेजने वाला देश विश्व में पहला वो भारत बन चुका है। वैसे भारत उन 4 देशों में शामिल हो गया जो अपने यान को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उन्हें उतारा हो, जैसे रूस है, इसके अलावा अमेरिका है, चीन है और चौथा देश भारत बन चुका है। तो ये 23 अगस्त को हमारे चंद्रयान 3 की सफलता थी, इसीलिए हम 23 अगस्त को प्रतिवर्ष अब कौन सा दिवस मना रहे हैं? वो मना रहे हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाया जाएगा। सबसे पहला हमने मनाया वो 24 अगस्त है, घोषणा हुई थी वो 2023 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? यहाँ पर तटीय राज्य, मैंने कहा तटीय राज्यों की संख्या मैंने बताई थी, जो जल के साथ सीमा लग रही है, तटीय राज्य। जो जल के साथ सीमा बना रहे वो भारत के कुल 9 राज्य है। इन 9 राज्यों में बात करें तो ये वाला भाग, ये प्रायद्वीप भारत है, इसमें गुजरात, इसमें पश्चिम बंगाल, सॉरी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
तो ये भारत के वे 9 राज्य जो जलीय सीमा बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुल 9 राज्य हैं, इनमें सर्वाधिक जो जलीय सीमा बनाता है वो गुजरात है, सर्वाधिक जलीय सीमा वो गुजरात राज्य बनाता है। तो यहाँ पर राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात है। तो गुजरात राज्य का वो समुद्री तट है वो बाकी राज्यों से सबसे लंबा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनके थोड़े गुजरात राज्य से थोड़े छोटे तट है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य व पृथ्वी के बीच में कितने ग्रह स्थित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य के कुल 9 ग्रह, ये सूर्य है, सबसे पास वाला बुध है, 2 नंबर पे आता है शुक्र, 3 नंबर पे है पृथ्वी, 4 नंबर पे है मंगल, 5 नंबर पे है बृहस्पति, 6 नंबर पे है शनि, 7 नंबर पे है अरुण और 8 नंबर पे वरुण। हमारे सौरमंडल में 2006 से पहले कुल 9 ग्रह हुआ करते थे, वर्तमान में 8 है। तो 9वां ग्रह जो यम था उसको ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में इस सूर्य के जो जहां हम सौरमंडल में रह रहे हैं तो उसमें कुल 8 ग्रह, 8 में सबसे नजदीक वाला बुध है, तीसरा पृथ्वी है, दूसरा शुक्र है, चौथा मंगल है। इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सूर्य व पृथ्वी के बीच में कितने ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी ये रही और ये सूर्य रहा, इन दोनों के बीच में जो ग्रह है वो बुध और शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वह जहां पर 2 ग्रह इन पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही नहीं है? तो एक तरफ चोटियां दी गई है, दूसरी तरफ चोटी संबंधित राज्य दिए गए, तो इनमें से एक चोटी वह मिलेगी जहां पर उस संबंधित राज्य नहीं मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें गुरु शिखर राजस्थान, हाँ ये राजस्थान की है। दोदाबेटा तमिलनाडु, दोदाबेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी केरल की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ती है, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश की है वो विशाखापट्टनम चोटी पड़ती है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगिरी, तो ये सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनशून्य वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर जनशून्य पूछा गया है। जनशून्य का मतलब है किसी प्रकार की कोई जनता नहीं रहती हो, तो जनता की संख्या 0, एक भी जनता नहीं रहती है, वो जनशून्य होता है। तो महाद्वीप पूछा गया कौन सा महाद्वीप है ऐसा? तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा सबसे बड़ा है, देखो एशिया विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या महाद्वीप है। दूसरा यूरोप है, तीसरा सॉरी तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, और सबसे कम वाला जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व में सबसे जनसंख्या ज्यादा जिस महाद्वीप की वो एशिया है, दूसरा स्थान है वो अफ्रीका है, तीसरा स्थान है वो यूरोप है, चौथा स्थान है वो उत्तरी अमेरिका है, 5वां स्थान है वो दक्षिण अमेरिका है, 6वां स्थान है जिस महाद्वीप का वो छठवां ऑस्ट्रेलिया है, 7वां महाद्वीप अंटार्कटिका पड़ता है, वहां पर कोई जनसंख्या निवासी नहीं करती। तो सबसे कम जनसंख्या मानी जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। तो जनशून्य वाला महाद्वीप हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो केवल बर्फ से ढका रहता है, वहां पर किसी प्रकार की जनसंख्या निवास नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या रहती है, सर्वाधिक जनसंख्या वो एशिया में निवास करती है। विश्व में 60 या 61% जनसंख्या यहाँ पर अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। सबसे कम जनसंख्या पूछी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता, लेकिन यहाँ पर जनशून्य पूछा हुआ तो अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा अपने आप ही। अगला क्वेश्चन है,
2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व में कितना प्रतिशत है? यहाँ पर 2011 के अनुसार आंकड़े पूछे गए। तो इसमें विश्व का कुल 17.5% भारत की जो भौगोलिक भूमि है यहाँ पर निवास करता है। तो कुल 2.4% क्षेत्रफल में, विश्व का कुल क्षेत्रफल का भारत कितना स्थान रखता है? तो 2.4% क्षेत्रफल है। यहाँ पर 17.5 जनसंख्या निवास कर रही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 17.5%। विश्व 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या में स्थान दूसरा है। सबसे पहला स्थान है चीन का। चीन विश्व में 2011 के अनुसार पहला स्थान है, और दूसरा स्थान हो जाएगा हमारे देश भारत का। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किसका एक अवशेष है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हिमालय है वो, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 33 सागर हो जाएगा। जहां पर आज हिमालय है वहां पर प्राचीन काल में करोड़ों वर्षों पहले यहाँ पर 33 सागर था। 33 सागर। लेकिन आज के समय 33 सागर लुप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है ये। अब किसी प्रकार 33 सागर यहाँ पर इस ग्लोब पे, इस पृथ्वी पर नहीं है। तो 33 सागर का जो मलबा है वो आज हिमालय के रूप में ऊपर उठा हुआ है। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मैंने बताई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 33 सागर होगा। गोंडवाना लैंड है, इससे कौन कौन से महाद्वीप बने इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, उत्तर वाला जो उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है वो तो गोंडवाना में आएगा, और दक्षिण गोलार्ध वाला भाग है वो गोंडवाना लैंड में आएगा। इस गोंडवाना लैंड से देखो, एक तो दक्षिण अमेरिका, इसी गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, इसी गोंडवाना लैंड से अंटार्कटिका, इसी गोंडवाना लैंड से ऑस्ट्रेलिया। ये 4 महाद्वीप बने गोंडवाना लैंड के। बाकी अंगार लैंड से 3 महाद्वीप बने थे, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो कुल विश्व में 7 महाद्वीप है। ये सातों महाद्वीप, 4 महाद्वीप है गोंडवाना लैंड के विशेष है, 3 महाद्वीप है वो अंगार लैंड का विशेष है, और हिमालय जो पर्वतमाला है वो 33 सागर का विशेष है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है, ये 33 सागर का विशेष है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, 40वां और अंतिम क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो ऑप्शन जैसे 200, 1106, 382 और 17। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 382। तो 382 ये भारत का जनघनत्व है, भारत का जनघनत्व है। 17 है ये अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व, अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जिसका सबसे कम जनघनत्व है भारत में। सबसे कम जनघनत्व राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जिसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। हमारे राजस्थान में भी एक जिला है जिसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, वो जैसलमेर है। तो जैसलमेर का भी जनघनत्व 17 व्यक्ति यहाँ पर हो जाएंगे। 1106 व्यक्ति ये बिहार का जनघनत्व है, बिहार राज्य का। और बिहार राज्य जनगणना में सबसे पहला स्थान रखता है। तो भारत का सबसे या सर्वाधिक जनगणना राज्य वो जगह बिहार। तो बिहार देश में सर्वाधिक जनगणना वाला राज्य है। इसका जनगणना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। 200 है ये राजस्थान का जनगणना है, हमारे राज्य राजस्थान का जनगणना पूछे 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। तो इस प्रकार इसके अलावा 200 हमारे विधायक है वो भी 200 ही है। विधानसभा सदस्य, राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या पूछे तो भी 200 ही है, और जनगणना पूछे तो भी 200 ही है। तो यहाँ पर भारत का जनगणना पूछा गया है। तो इस प्रकार भारत का जो जनगणना हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। तो ये आज हमारी ये क्लास यहीं पर संपन्न होती है। तो
दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।